हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम लोग लास्ट वाले क्लास तक में जो भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हम लोगों की बचे हुए थे लास्ट एक्टिविटी तक हम लोग वो डिस्कस कर लिए थे। अब आज से स्टार्ट होगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और फिर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनता है, इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड, वो सारी चीज़ें क्या होती है, ये आज के इस 1 घंटे के लेक्चर में होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो आपका यूनिट नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक लेक्चर न्यूमेरिकल का नेक्स्ट वाला रखेंगे, उसके बाद हम लोग परमिएबिलिटी पे चले जाएंगे जो यूनिट नंबर 3 है आपका। अब इससे पहले कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आप समझे, आपको समझना है एक वर्ड ग्रेडिंग। ये ग्रेडिंग आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जुड़ा हुआ है। ग्रेडिंग होता है कि मान लीजिए आप एक बॉक्स रखे हैं। अब इस बॉक्स के अंदर आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एग्रीगेट डाल रहे हैं। अब इसलिए आपको ये ग्रेन का शेप, एग्रीगेट का शेप बता रहे हैं क्योंकि मान लीजिए आप बहुत सारे एग्रीगेट डाले कुछ इस तरह से। हम आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में भी आपको जहाँ पे सॉइल का स्ट्रक्चर समझाए थे, हम वहाँ पे समझाए थे कि लूजली कॉम्पैक्टेड और हाईली कॉम्पैक्टेड, डेंस कॉम्पैक्टेड क्या होता है। मान लीजिए आप इस तरह से पार्टिकल्स को आप रख दिए। अब ये सारे पार्टिकल्स अगर राउंड हैं और ज़्यादातर अगर सेम साइज के हैं, जितना भी एग्रीगेट है सबका, भले हम यहाँ पे एक छोटा दिखाएं, या मान लीजिए कि ये सारे जो है ये एक साइज के हैं और यहाँ पे हम ग्रीन कलर से बना देते हैं। ये जो बाकी आपके पार्टिकल्स जो अब इस गैप को भर रहे हैं वो सारे मान लीजिए एक साइज के हैं, इस तरह से। क्योंकि जब आप इसको कॉम्पैक्ट करेंगे भर करके तो क्या होगा कि जितना भी वॉइड्स है उसमें छोटे साइज का पार्टिकल्स जाना चाहेगा और जो बड़े वाले पार्टिकल्स हैं वो तो पहले फिल होते ही हैं, उसके गैप्स में छोटे वाले पार्टिकल्स जा करके सेट हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं ग्रेडिंग। मतलब क्या कि एक किसी भी प्लेस में, जैसे आप रोड में चाहे यूज़ कर रहे हो, चाहे आप फाउंडेशन में यूज़ कर रहे हो, या फिर इस बॉक्स का एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी जगह में जहाँ पे आप अलग अलग एग्रीगेट्स को यूज़ करके आप पूरे एक प्लेस को फिल कर देना चाहते हैं और उस फिल करने में आप अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स का मदद लेते हैं। अभी यहाँ पे आप सिर्फ सोचते कि एक ही साइज़ के, अगर 16 mm का अगर आपका कोई साइज़ है ग्रेवल का, आप उसको ही यूज़ करके पूरे को फिल कर देते तो पूरा कंप्लीटली फिल नहीं होता, उसमें रह जाता ये बीच में ये सारा वॉइड्स, क्योंकि सबका शेप इंपॉर्टेंट हो जाता। अगर शेप राउंडेड होता तो वॉइड्स बड़ा बड़ा रहता, अगर शेप आपका एंगुलर रहता तो आपको ये गैप छोटा छोटा रहता, फिर आपको छोटा छोटा एग्रीगेट का ज़रूरत पड़ता। लेकिन आपको वॉइड्स रहेंगे और वॉइड्स को फिल करने के लिए भी कुछ एग्रीगेट्स का, आपको कुछ साइजेस का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंट साइज़ का एग्रीगेट्स का, या एग्रीगेट्स कहें या फिर आप सॉइल पार्टिकल्स कह लीजिए, कि जो डिफरेंट साइज का आप जो सॉइल पार्टिकल्स को आप एक जगह कंबाइंड करके पूरा पैक करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ग्रेडिंग। मतलब अलग अलग ग्रेड्स के, अलग अलग साइजेस के हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं, एक जगह पे प्लेस कर रहे हैं, वो कहलाता है हम लोगों का ग्रेडिंग। अब इस ग्रेडिंग के लिए कौन दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला कि ये ग्रेन का शेप ये कैसा है, उसी पे डिपेंड करेगा आपका कि कितने तरह के आपके पार्टिकल्स के साइज हो सकते हैं। दूसरा जो डिपेंड करेगा वो होगा कि आपके ग्रेन का साइज, जो आप पढ़े थे कि आपका 300 mm से के ग्रेटर से लेकर के 2 माइक्रोन के इस लेसर तक का वैल्यू, यहाँ इधर आपको पूरा क्ले चलता है, इधर आपको पूरा बोल्डर चलता है, और इसके बीच में आप पढ़े कि आपका 80 mm होता है, 4.75 mm होता है, 75 माइक्रोन होता है, ये अलग। और इसके अंदर भी 4.75 से 75 माइक्रोन तक अगर सैंड होता है तो इसके अंदर भी आपको अलग अलग साइजेस के सैंड हो जाएंगे सारे, 4.75, 4.25, 3.75, अलग अलग रेंज का होगा ना। फिर उसके बाद इसी तरह से 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक सिल्ट चलता है, तो अलग अलग साइज का सिल्ट हो जाएगा, मीडियम सिल्ट, कोर्स सिल्ट, फाइन सिल्ट, इस तरह से। यहाँ भी मीडियम सैंड, कोर्स सैंड, फाइन सैंड। जो आपको 75 माइक्रोन से थोड़ा ज़्यादा होगा वो फाइन सैंड कहलाएगा, जो 4.75 से थोड़ा कम होगा वो कोर्स सैंड कहलाएगा, बीच वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो मीडियम सैंड कहलाएंगे। तो इतने सारे अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं कि अगर आप भरना चाहिएगा तो आपको बहुत सारे अलग अलग साइज के पार्टिकल से ये पूरा बॉक्स जो है ये भरा जा सकता है। कुछ पार्टिकल्स आपको यहाँ पे
ये पर्पल वाले कलर के साइज़ के हो सकते हैं, फिर कुछ पार्टिकल्स आपको येलो कलर वाले साइज़ के हो सकते हैं। ये हम अलग अलग साइज़ वाला जो है वो अलग अलग कलर से बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये पूरा कंटेनर जो है ये इस तरह से पैक किया जा सकता है। तो जितना आप कंटेनर पैक करने का सोचेंगे, इसका मतलब क्या है कि आप किसी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की सोच रहे हैं, आप पूरे को पैक कर देंगे, उसके बाद आप इसके ऊपर लोड देंगे तो सारे पार्टिकल्स के बीच का बॉन्डिंग अच्छा होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी आप बिल्डिंग में जहाँ भी आप यूज़ करना चाहें, चाहे आप रोड में करें या बिल्डिंग में करें, वहाँ पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट है स्ट्रेंथ का हो वो आपको क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। जो आपका डिज़ायर्ड, जो आपको इफेक्ट आपको जिसको कंसिडर करना है वो आपको क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। इस तरह से जो आप अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स को मिला करके जब आप एक साथ डालते हैं, ये कहलाता है वेल ग्रेडेड। ग्रेडिंग मतलब क्या कि अलग अलग साइजेस को, यहाँ देखिए थे ना, डिफरेंट साइज सॉइल पार्टिकल को एक साथ मिलाने का प्रोसेस ग्रेडिंग कहलाता है। तो जितना डिफरेंट डिफरेंट मिलाइएगा उतना वेल ग्रेडेड होगा। तो आपको क्या होगा, ये वेल ग्रेडेड। अगर आप एक साइज का ये रेड वाला ही सिर्फ आप ग्रेवल डाले और इसी ग्रेवल से इसको भर करके छोड़ दिए तो ये क्या कहलाएगा, एक ही साइज का है, वन साइज ही आपको सिर्फ अवेलेबल है और कोई डिफरेंट डिफरेंट साइज नहीं है, ये क्या कहलाएगा, पुअरली ग्रेडेड। या वन साइज क्या कह लीजिए कि आपका 2-3 टाइप का हो गया, एक आप रेड वाला दे दिए, दूसरा आप ग्रीन वाला दे दिए, बस इसके अलावा आप और कोई नहीं दिए, तो ये क्या कहलाएगा, पुअरली ग्रेडेड। और अगर आपका 80 mm वाला भी हो, ठीक है, 4.75 वाला भी हो और उसके बाद डायरेक्टली 2 माइक्रोन हो, बीच में आपका 75 माइक्रोन वाला क्या हो, मिसिंग हो, मतलब आप इसमें दिए ग्रेवल का जो रेंज है वो दिए, आप इसमें सैंड का रेंज दिए और आप इसमें क्ले दिए और आप सिल्ट को क्या किए, मिस कर दिए, सिल्ट का एक भी पार्टिकल आप यूज नहीं किए, वो इन दोनों के बीच का वैल्यू हुआ, वो क्या कहलाएगा, गैप ग्रेडेड। गैप रह गया ना, किसी एक पार्टिकल, स्पेशल साइज का जो पार्टिकल है वो आपका क्या हुआ, मिस हो गया, तो वो कहलाया गैप ग्रेडेड। तो जनरली पुअरली ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड आपको समझ में आएगा कि या तो उसमें आप एक ही साइज के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए हैं तो फिर आपको होगा वो पुअरली ग्रेडेड, क्योंकि ग्रेडिंग सही से नहीं किया, आप अलग अलग साइज को आप सही से इस्तेमाल नहीं किए, वॉइड्स रहने दिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है वेल ग्रेडेड। और अगर आप अलग अलग यूज़ कर रहे थे, पुअरली नहीं रखना चाह रहे थे, वेल रखना चाह रहे थे, लेकिन आप उसमें क्या किए, 1-2 टाइप के जो साइज़ है उसको मिस ही कर दिए, उसका आप यूज़ ही नहीं किए। और आपको पता है कि जब भी इस तरह से कंटेनर की बात करेंगे तो आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा पार्टिकल होगा जिसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप यहाँ स्टार्ट किए हैं 80 mm से छोटा वाले साइज़ को बढ़ना, तो 80 mm से लेकर 2 माइक्रोन तक के सारे पार्टिकल चाहे 1% ही यूज़ हो, लेकिन कहीं ना कहीं यूज़ तो होगा, और आप उसको यूज़ ही नहीं किए, मिस कर दिए, तो वो कहलाएगा गैप ग्रेडेड। तो 3 तरीके से ग्रेडिंग होता है, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड। अब हम लोगों को समझना होता है कि हम लोग अगर इसका कोई एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम लोगों को समझना होता है कि हम लोगों का ग्रेवल कितना यूज़ हुआ है, हम लोगों का सिल्ट कितना यूज़ हुआ है, सैंड कितना यूज़ हुआ है। इस चीज़ को निकालते जो है उस प्रोसेस को कहते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि पार्टिकल का साइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग चेक करना चाहते हैं कि हमारे सॉइल में सही से देखा जाए तो क्ले, सिल्ट, सैंड, उसमें भी फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल, सब कितना कितना मिक्स है। वो अगर हमको एग्जैक्टली कैलकुलेट करने कोई बोल दे तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसका प्रोसेस आप सीखेंगे सीव एनालिसिस, जो आपका सिलेबस बताता है। सीव एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने अलग अलग करके, आप जब एक छाटेंगे, एक तरह से एक सॉइल सैंपल लेंगे, उसको छलनी से आप छानेंगे तो आपको जितने भी अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं वो आपको क्लासीफाई होने शुरू हो जाएंगे। आप जैसे ही छलनी से जो बाहर आ जाएगा वो आप कहेंगे कि थोड़ा फाइन है, और जो छलनी के अंदर रह गया, रिटेन रह गया, जो पास नहीं हो सका, आप कहेंगे कि ये थोड़ा मोटा साइज़ का पार्टिकल है, तभी तो उस गैप से नहीं गया। फिर ऐसे ही करते करते छलनी में जो गैप होता है उसका साइज़ आप कम करते चले जाएंगे, और इसी तरह से आपको धीरे धीरे करके ग्रेवल से लेकर के सिल्ट तक का, क्ले, सैंड तक का आपको जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग साइजेस का वो आप बता पाएंगे। इसी बताने के प्रोसेस को सीखना है आपको, जो कहलाएगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका जब आप कर्व प्लॉट करेंगे, जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो कहलाएगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व।
अब क्योंकि कर्व भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट होता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर्व में से आ सकता है और एसबीटी में भी आ सकता है, उससे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको गैप ग्रेडेड पूछ लेगा। अब ग्राफ तो चलो आपके एसबीटी में क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव में ऐसे ग्राफ नहीं देता है, तो एसबीटी में ये चांसेस तो खत्म है कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर से आपको ऑब्जेक्टिव कर्व का इस्तेमाल करके पूछेगा, वो तो नहीं होगा। वो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ ग्राफ भी दिया जाता है। एसबीटी के ऑब्जेक्टिव में किसी भी क्वेश्चन में आज तक कोई ग्राफ, कोई टेबल, कोई चार्ट यूज नहीं किया गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, उसका 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इसमें से कुछ 1-2 इन्फॉर्मेशन है जो एसबीटी में पूछेगा, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछता है। इसके लिए आज हम आपको जो ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा, ये हम आपको समझा देंगे इस पूरे लेक्चर में। इससे आपको लाइफ टाइम में भी मेरे हिसाब से कभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर आप याद रखते हैं इस लेक्चर में आप क्या सीख के गए हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कि एक ओवरऑल कि हम लोग ग्रेन साइज के बारे में ये क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं, और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आएगा। वो कर्व कैसे आएगा कि जब आप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग पार्टिकल्स का रोल इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही आपको फिर अगर एक क्वेश्चन कोई पूछ ले कि इसमें से ये बताओ कि ये वाला पार्टिकल कितना परसेंटेज इसमें यूज़ किया गया है, या कितना परसेंटेज इससे ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स अवेलेबल है, जैसे 75 माइक्रोन सिल्ट का आपका लेवल है, कोई पूछ देगा कि सिल्ट और उससे नीचे वाले पार्टिकल्स कितने हैं, तो वो बताने के लिए आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन सीखना पड़ता है कि कैसे करते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग इस पूरे आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। ये ज़रूरी था इतना बताना, ताकि आपको एक ओवरऑल प्रोसेस समझ में आ जाए, क्योंकि आगे पूरा थ्योरी है। अगर आप थ्योरी पढ़ने चले जाएंगे तो आपको 1 घंटे के लेक्चर में ये नहीं समझ में आएगा कि आपका टारगेट क्या था। ये हम लोगों का टारगेट है। अब हम लोग स्टार्टिंग में ही बोले थे कि एग्रीगेट का साइज जो है वो आपका राउंडेड हो सकता है, कलर चेंज कर लेते हैं, वो राउंडेड हो सकता है, सब राउंडेड हो सकता है, मतलब या तो वो लगभग पूरा राउंड हो, या तो वो थोड़ा सब राउंडेड हो, मतलब राउंड के जैसा इफेक्ट हो, या तो वो सब एंगुलर हो, पूरा तरह से इसमें आपको अलग अलग एंगल्स देखने को मिले, या तो ये सब एंगुलर हो, मतलब थोड़ा एंगुलर थोड़ा राउंड वाला इफेक्ट। तो इस तरह से आपको बेसिकली 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है, राउंडेड का और एंगुलर का। अब राउंडेड नहीं होगा जो, वो सब राउंडेड होगा, क्योंकि सारे एग्रीगेट्स एक जैसे नहीं हो सकते हैं। जो एंगुलर नहीं होगा वो सब एंगुलर होगा, ठीक है। इन चारों में सबसे बेस्ट कई बार पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, तो उसमें जो एंगुलर है वो सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या होगा कि कोई एग्रीगेट इस तरह से लॉक हुआ है, अब कोई एग्रीगेट का साइज अगर ऐसा होगा तो वो यहाँ इस तरह से लॉक हो जाएगा, तो बीच में गैप्स क्या हुए, बहुत कम बचे, क्योंकि एंगुलर शेप है। आप ऊपर से जब उसमें कंप्रेशन देंगे तो ये सारे कहीं ना कहीं वॉइड्स में जाके एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे, तो रह जाएगा सिर्फ इतना सा वॉइड। ऐसा नहीं कि इसमें वॉइड नहीं रहेगा, लेकिन सबसे बेस्ट अगर चारों में कोई कहा जाए तो एंगुलर वाला होता है। इससे आपको वॉइड्स 0 आपको रहते हैं, वॉइड्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत कम रहते हैं, ठीक है। आप जब कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि जब आपको वर्केबिलिटी के बारे में बात किया जाता था कि वर्केबिलिटी के लिए सबसे अच्छा एग्रीगेट साइज कौन सा है, तो राउंडेड होता है, क्योंकि सारे इस तरह के राउंड एग्रीगेट होते हैं, सीमेंट का पेस्ट लगा रहता है, आप उसको फ्लो कराना चाहेंगे वो ईजिली फ्लो करेंगे, क्योंकि उनमें एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं ना कि वो फ्लो करने का इसका साइज ही ऐसा है कि ये फ्लो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसी में जब आप स्ट्रेंथ की बात करते थे कि स्ट्रेंथ अगर हम लोगों को ज़्यादा चाहिए, वर्केबिलिटी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो स्ट्रेंथ के लिए कौन सा साइज़ का एग्रीगेट होना इंपॉर्टेंट है, तो वो एंगुलर होना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हर सब्जेक्ट में यूज ही होती चली आती हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ग्रेन साइज पे सिर्फ अभी इतना ही डिस्कशन था। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर में। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करने वाले हैं आपको पता चल गया है। अब उसी चीज़ को, ये सारे चीज़ों को पढ़िए, इसी में आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा स्टेप होता है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। 2 स्टेप होता है जिसमें से एक स्टेप आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन यही वाला स्टेप आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनाता है। कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन अगर कहीं से आता है तो गेट एग्जाम में आता है, जो बीटेक करने के बाद एग्जाम देते हैं। एसएससी जेई में भी इसके अंदर से क्वेश्चन आता है, हाइड्रोमीटर करेक्शन, आपको डिस्पर्शन कलेक्शन, ये सारा करेक्शन, ये जो सारा आपको वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ पूछ लेता है। कई बार ये नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, वो इसमें से पूछ लेता है। अब फिलहाल अभी एसबीटी के लेवल पे आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ सी एनालिसिस।
अब एक बार इस थ्योरी को पढ़िए, समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। जो हम बताए थे वही चीज़ें लास्ट में आकर के यहाँ निकलेंगी। द परसेंटेज ऑफ वेरियस साइजेस ऑफ पार्टिकल्स इन ए गिवन ड्राई सॉइल सैंपल, मतलब अभी पानी की बात नहीं होगी, सिर्फ बात होगी कि अगर हम एग्रीगेट को रख करके कॉम्पैक्ट करते हैं तो उसमें कितना जो साइजेज है अलग अलग, उसका कितना परसेंटेज है, इज फाउंड बाई ए पार्टिकल साइज एनालिसिस, या फिर इसको कहते हैं मैकेनिकल एनालिसिस। एक तो होता है फिजिकल एनालिसिस, जो आप देख करके बता देते हैं कि ये आपका एक साइज का पार्टिकल है, ये आपके दूसरे साइज का पार्टिकल है, वो हो गया फिजिकल एनालिसिस। अब किसी एक मेथड को यूज करके जब आप बताएंगे तो वो कहलाता है मैकेनिकल एनालिसिस। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में आंखों देखा कोई बात नहीं होगा, यहाँ सब चीज़ का कोई ना कोई रिजल्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो कितना परसेंटेज का अलग अलग साइज का सॉइल जो है वो कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, ये अगर हम लोगों को जानना है तो वो जानना ही है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड से, ठीक है। बाय मैकेनिकल एनालिसिस इज मीन्ड द सेपरेशन ऑफ ए सॉइल इनटू इट्स डिफरेंट साइज फ्रैक्शन, मतलब अलग अलग का जो साइज फ्रैक्शन है उसको आप सेपरेट कीजिएगा। तो कैसे सेपरेट कीजिएगा, तो मैकेनिकल मेथड इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें आप जैसे सीव का हेल्प लेकर के आप क्या करने वाले हैं, एक सॉइल को आप पहले सेपरेट कीजिएगा, क्योंकि सॉइल में सब कुछ मिक्स है, आपको यही पता करना है कि इसमें से क्या क्या मिक्स है। तो एक सॉइल को उठाएंगे और उसको अलग अलग करके हम लोग छान देंगे। वही चीज़ ये कहना चाह रहा है कि इसका मैकेनिकल एनालिसिस इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग किसी एक चीज़ का हेल्प लेकर के हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग साइज फ्रैक्शन को पहले सेपरेट करेंगे, ठीक है। द मैकेनिकल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड इन 2 स्टेजेस, ये 2 स्टेज में किया जाता है, सीव एनालिसिस और सेडिमेंट्री एनालिसिस। और इसी सेडिमेंट्री एनालिसिस को वेट मैकेनिकल एनालिसिस कहा जाता है। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका ड्राई मैकेनिकल एनालिसिस है और दूसरा आपका होगा वेट मैकेनिकल एनालिसिस, ठीक है। सीव एनालिसिस जो है ये आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा कहाँ तक के लिए, ये आपको देगा 75 माइक्रोन से ज़्यादा वाले साइज़ के लिए। मतलब जो कोर्सर वाला हम आपको डेफिनेशन बताए थे ना स्टार्टिंग में कि कोर्सर पार्टिकल किसको कहते हैं, फाइनल पार्टिकल किसको कहते हैं, तो 75 माइक्रोन से ऊपर सैंड ग्रेवल होता है और नीचे सिल्ट और क्ले होता है। तो सीव एनालिसिस जो है वो बेस्ट रिजल्ट देगा आपको 75 माइक्रोन से ऊपर वाले तक के रिजल्ट के लिए। इससे जैसे ही आपको कम हो जाता है साइज, मतलब जैसे ही वो क्ले और सिल्ट में आता है तो इसका एनालिसिस होता है फिर आपको सेडिमेंट्री एनालिसिस से, क्योंकि फिर साइज ऑफ पार्टिकल्स बहुत छोटे हो गए। फिर अब वो क्या होगा कि हो सकता है कि अगर पानी मिक्स किया जाए तो वो सस्पेंशन में रह जाए, ये हो सकता है कि आपको बॉटम तक उस स्पीड में ना पहुंचे जिसमें आपको सैंड पहुंचता। तो इसका मतलब है कि बीच में स्टोरी आ जाएगा आपको किसका, स्टोक्स लॉ का। आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, स्टोक्स लॉ किसके बारे में बताता है, जो पार्टिकल साइज जो है वो आपको बहुत छोटे होते हैं, जो अक्सर सस्पेंशन में रह जाते हैं या लेट से सेटल करते हैं, उनके बारे में आपको एनालिसिस जो है वो स्टोक्स ने दिया था, तो स्टोक्स लॉ कहलाता है। वो यूज हो जाएगा फिर आपका सेडिमेंट्री एनालिसिस में। सीव एनालिसिस से अगर कुछ टेस्ट करना है तो कोर्स वाले पार्टिकल्स के लिए करेंगे, सेडिमेंट्री से जो करना है वो हम लोग फाइन वाले के लिए करेंगे, ठीक है। अब देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेज इज मीन्ड फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, पहला स्टेज ये वाला सीव एनालिसिस वाला, वाइल द सेकेंड स्टेज इज परफॉर्म फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है। ये चीज हम आपको बताएं। इन जनरल सॉइल सैंपल में कंटेन बोथ पार्टिकल्स इन बोथ द स्टेजेस ऑफ द मैकेनिकल एनालिसिस में भी नेसेसरी। अब सही बात है कि जनरली एक सॉइल में आपको क्या होगा कि दोनों आपको टाइप के पार्टिकल्स जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं, कोर्स वाले भी फाइन वाले भी। तो फिर आपको उसके लिए दोनों मैकेनिकल एनालिसिस जो है वो ज़रूरी हो सकता है। आपको फिलहाल के लिए क्या करना है, आपको स्टिक करना है अपने सीव एनालिसिस पे, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस जो है अभी फिलहाल के लिए सिर्फ सीव एनालिसिस ही अलाउ कर रहा है। अब सीव एनालिसिस क्या है, हम लोगों को पार्टिकल साइज के बारे में जानना है। तो पार्टिकल साइज निकालने के लिए हम लोगों के पास 2 मेथड हुआ। एक हुआ हम लोगों का फाइन पार्टिकल्स निकालने के लिए, तो फाइन पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ कि ये हुआ कि जो 75 माइक्रोन से हम लोगों का लेस होता है, सिल्ट और क्ले होता है, तो हम लोग करेंगे हाइड्रोमीटर पिपेट, मतलब वो हो गया फाइन पार्टिकल एनालिसिस। इसको हम लोग बोले सेडिमेंटेशन एनालिसिस। और जब हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए साइजेस के बारे में, कोर्स ग्रेन्स के बारे में, मतलब है कि जो आपका 75 माइक्रोन से ऊपर होते हैं, तो क्या क्या होते हैं, सैंड होते हैं और ग्रेवल होते हैं।
तो आप सिंपल कह सकते हैं कि पार्टिकल साइज के बारे में अगर जानना है, एक सॉइल है, जनरली आप कोई भी अपने आसपास के मैदान में चले जाएंगे, वहाँ जो आप मिट्टी देखेंगे वो मिट्टी में क्या हो सकता है, वहाँ पे कोई आपको 3 mm का पार्टिकल भी हो सकता है, उसी के जस्ट बगल में आपको कोई 1 माइक्रोन का भी पार्टिकल उसके गैप में दिख जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं, जब आप उसका टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 माइक्रोन भी है, वहाँ पे आप देखेंगे कि 40 माइक्रोन भी है, फिर आपको 1.1 mm का भी सॉइल है। ये सारा मिला करके, बड़े बड़े पत्थर नहीं दिखते हैं आपको आसपास में ना, जब आप कोई एक पार्टिकुलर टाइप का मिट्टी देखते हैं तो उसी टाइप का दिखता है। पहाड़ों पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको जहाँ एक बहुत सारा मिट्टी जहाँ पे मिलता है, तो वहाँ आप देखेंगे कि उसमें आपको मिट्टी के अंदर में इतने बड़े बड़े आपको एग्रीगेट ग्रेवल के साइजेस भी मिलते हैं, फिर उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो कोई भी मिट्टी जो आप अपने आसपास का मैदान उठा लीजिए या कोई पहाड़ उठा लीजिए, आपको जब वहाँ पे जानना है कि एक पार्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल में या एक पार्टिकुलर जो आप अमाउंट लाए हैं सॉइल का, उसमें आपका कितना साइज का कौन कौन सा सॉइल है, ये अगर आपको जानना है तो यही 2 मेथड आपको करना पड़ेगा। या तो आप पता कर लीजिए, आप पहले कोर्स के लिए कर लीजिए, जब आप कोर्स वाला छांट देंगे, जो मोटा मोटा जितना आपका बालू टाइप का चीज़ है आप उसको अलग कर देंगे, फिर जो फाइन बचेगा तो फाइन एनालिसिस करेंगे। तो 75 माइक्रोन से ऊपर वाले तो जो 2 चीज़ हैं वो है सैंड और ग्रेवल। इन सैंड और ग्रेवल का अगर हम लोगों को अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन चाहिए कि अब इस सैंड के अंदर भी बहुत सारे साइज़ हैं, 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक का, ये हम लोगों का सैंड कहलाता है। और फिर उसके बाद 4.75 से लेकर के 80 mm तक का, ये हम लोगों का ग्रेवल कहलाता है। आप साइज़ ही देख लीजिए कितना वेरी कर रहा है, 4.75 से 80 mm, बीच में 76 mm का गैप है। तो इसके अंदर भी तो बहुत अलग अलग साइज़ के ग्रेवल हो सकते हैं, बहुत अलग अलग साइज़ के सैंड हो सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि इसमें से ये 75 माइक्रोन से बड़ा जो सैंड कहलाया वो आपको आ गया अलग अलग टाइप के सैंड, अलग अलग टाइप के ग्रेवल। तो इसके लिए करेंगे हम लोग सीव एनालिसिस। ऊपर से देखिएगा तो कॉबल्स और बोल्डर्स को हटा दीजिए, बोल्डर्स और कॉबल तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं, वो देख के पहचान लिया जाता है। तो बोल्डर्स और कॉबल को डायरेक्टली आप अपना जो इंची टेप फीता होता है आप उससे ही डायरेक्टली रखेंगे और एक एवरेज में आप डायमीटर नोट कर लेंगे। जैसे ही पार्टिकल्स कॉबल से छोटा होगा तो मेजरमेंट फिर चेंज होता चला जाएगा, अब आप मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, फिर वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल शुरू होगा, फिर और उससे छोटा होता जाएगा, फिर पता चलेगा उससे भी नहीं कर सकते हैं। और फिर दूसरा कि बहुत अलग अलग साइज़ के आपको चाहिए, वॉल्यूम में चाहिए, तो फिर आप एक एक डायमीटर, एक एक पार्टिकल्स को उठा के तो वर्नियर कैलिपर पे नहीं मेज़र कर सकते ना। सॉइल के वॉल्यूम में 1 लाख पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो कितनी बार आप टेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको बोल्डर्स कॉबल्स तो आप देख के नाप लिए, तो ये ग्रेटर देन 300 वाला ख़त्म हो गया, 80 से 300 वाला ये भी ख़त्म हो गया। अब 80 से नीचे में शुरू हुआ कहानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अब एक एक करके नहीं किया जा सकता है मेजरमेंट, अब इसको रैंडम एक कुछ बल्क लो और इसको नापो। तो वो नापे हम लोग सीव एनालिसिस से। तो 80 से नीचे ग्रेवल हुआ, ग्रेवल 80 4.75 तक, 4.75 से 75 माइक्रोन तक सैंड हुआ। तो इन दोनों के बारे में जो जानकारी है वो सीव एनालिसिस से मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए हमेशा याद कर लीजिए आप ये कि ये सैंड और ग्रेवल के लिए किया जाता है। एग्जाम्स में कहीं भी एक सिंपल 1 लाइन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीव एनालिसिस इज डन फॉर, और वहाँ पे कोर्स ग्रेन फाइन ग्रेन नहीं देगा, वहाँ पे 4 टाइप का सॉइल दे देगा, पीट दे देगा, क्ले दे देगा, सिल्ट दे देगा, सैंड दे देगा। अब आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन करने के लिए छोड़ देगा, क्योंकि पीट, सैंड और पीट, क्ले और सिल्ट ये तीनों क्या हो गए, फाइन पार्टिकल्स की तरफ चले गए। एक और पीट तो आपका ऑर्गेनिक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, सीव एनालिसिस में नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, सैंड और ग्रेवल। ऑप्शन में क्या मिला आपको, सैंड, तो सैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करके क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। इसका जो ये मेथड है, ये मेथड तो थ्योरी में इंपॉर्टेंट होगा, और मेथड इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए कि किसी चीज़ को पढ़ के एक बार समझना है तो नोट्स कहाँ मिलेगा, तो हम यहाँ नोट्स दे रहे हैं। जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसका ये नोट सफिशिएंट है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आगे एग्जाम्स के लिए भी सारा तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी यहीं से होता शुरू हो जाएगा, और कॉलेज में भी ये आपका सफिशिएंट होगा आपको नंबर्स दिलाने के लिए। ठीक है, अब सीव एनालिसिस का मेथड समझ लीजिए। शॉर्ट में पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये टोटल जो स्टेप लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है। जो हम एक्सप्लेन करेंगे अभी वही चीज़ यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, ग्रेवल और सैंड को अलग अलग डिफाइन करना है। तो ग्रेवल का साइज़, क्योंकि आपको पता है कि 80 mm से 4.75 mm तक जाने वाला है, और सैंड का साइज़ 4.75 mm से 75 माइक्रोन तक जाने वाला है, तो बहुत ज़्यादा ही रेंज है। अब सीव होता है छलनी, जो मार्केट में आपको मिलता है इस तरह से, एक एक छलनी नहीं, ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये सेट मिलता है। इसको इधर ले आते हैं, ये पूरा का जैसे एक सेट होता है।
अब इस सेट में क्या होता है कि ये आप जाली का साइज देख रहे होंगे अलग अलग है, तो अलग अलग इस तरह से जाली के आपको सीव्स मिल जाते हैं। तो जब आप मार्केट जाएंगे कहीं पे जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लैब का सामान मिलता है, आप बोलेंगे कि सीव का सेट चाहिए, तो आपको क्या होगा कि आपको सीव का सेट जो है वो एक पूरा दिया जाएगा, जिसमें आपको इस तरह से आपको 100 mm का ये एक सही सीव होगा, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे इस तरह से क्रॉस बना हुआ है ना, इस पूरे को एक सीव कह रहे हैं। तो ये वाला जो साइज़ और ये वाला जो साइज़ है दोनों एक ही होगा। तो मान लीजिए आपको 100 mm का एक सीव मिला, सबसे पहला ये वाला, तो ये 100 का मिला, दूसरा 63 का देगा, तीसरा 20 का, फिर 10 का और फिर 4.75 का। इन सारे को एक साथ अरेंज करेंगे, किसी सॉइल को ऊपर से डालेंगे। मान लीजिए वो सॉइल का साइज़ है 80 mm, तो वो क्या करेगा, वो इस वाले गैप से तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये गैप 100/100 का है। सॉइल 80/80 का अगर कोई एक पार्टिकल हुआ तो यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट साइज़ क्या आएगा 63/63, उससे नहीं निकल पाएगा तो उस पर अटक जाएगा जा करके। फिर कोई दूसरा सॉइल था जो 25/25 का मान लेते हैं, अभी स्क्वायर ही मान लेते हैं, 25/25 का साइज़ है, मतलब कहीं से भी देख लीजिए 25 है वो। अब उसको जब ये 100 वाले से तो आराम से निकल जाएगा, फिर वो 63 वाले में अटक जाए, नहीं यहाँ से भी निकल जाएगा, फिर वो 20 वाले में जाके अटक जाएगा। तो ये पता चल जाएगा कि 20 में अटका मतलब 20 से बड़े साइज़ का है, और 63 से निकला है मतलब 63 से छोटे साइज़ का है। तो बीच के रेंज का एक दिया जाए, क्योंकि सबके लिए अलग अलग तो नहीं किया जा सकता ना कि 25 के लिए एक सीव हो, 30 के लिए एक सीव हो। तो क्या किया गया कि थोड़ा थोड़ा गैप पे, अब यहाँ देखिए अप्रॉक्सीमेटली 35 के आसपास का आपको गैप रखा गया है, 100, 63, 20, फिर 20 के बाद थोड़ा क्लोज कर दिया गया कि आप 20 और 10, फिर 10 के बाद 4.75। इतने दूर तक में जो 4.75 से भी निकल गया, ये जो गैप है आपका, ये मान लीजिए 4.75 mm है, ये भी 4.75 mm है, और जो इससे भी निकल गया तो वो क्या हुआ, वो ग्रेवल के कैटेगरी से बाहर आ गया ना। 4.75 से 80 तक का जो साइज़ है ये ग्रेवल के लिए साइज़ था। तो जैसे ही 4.75 से जो निकला, और उसके नीचे वाला जो भी अवेलेबल होगा, जैसे उससे नीचे अवेलेबल है 2 mm का हम लोगों का, तो इसका मतलब है कि वो 2 mm से बड़ा है लेकिन 4.75 mm से छोटा है, जो यहाँ पे आके अटक गया। तो 4.75 से जो छोटा हुआ वो ग्रेवल के लिस्ट से बाहर आ गया। तो हम लोग को जो 4.75 और उससे ऊपर जितना भी सॉइल बचा हुआ मिलेगा, हम लोग कहेंगे वो ग्रेवल है। अब इसमें अगर हम बोलेंगे कि ग्रेवल में भी बताओ कि 4.75 से बड़ा कितना ग्राम है, अगर आपको 10 mm से ज़्यादा कितना ग्राम है, 20 mm से ज़्यादा कितना ग्राम है, तो हम लोग देखेंगे 4.75 पे कितना वेट हुआ, वो वेट हम लोग मेज़र कर लेंगे तो वेट पता चल जाएगा। फिर अब हम लोग से पूछा जा रहा है कि मान लीजिए 4.75 से ग्रेटर का कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये 4.75, 10, 20, 63, 100 सबका मेजरमेंट कर लेंगे और पता चल जाएगा कि कितना है। अगर मान लीजिए हम 100 ग्राम का सॉइल लिए थे, उसमें हम सब पार्टिकल को मिला दिए, मिला करके हम टेस्टिंग किए, और लास्ट में जो 4.75 से पार हुआ उसको जब हम नापे तो वो मेरा निकला 20 ग्राम। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि 4.75 और उससे बड़ा साइज का कितना ग्राम का सॉइल है, तो डायरेक्टली आंसर आ गया ना कि 80 ग्राम। क्यों? क्योंकि जो निकला है वो 20 ग्राम है, मतलब वो 4.75 से भी ज़्यादा पतला है, तो वो निकल गया। इसका मतलब है 4.75 से कम है। तो कोई पूछेगा ग्रेवल कितना है, तो 80। अब कोर्स ग्रेन है अगर और ग्रेवल 80 है तो बाकी रिमेनिंग क्या बचा, 20। अब 20 में ये नहीं पता है कि सब सैंड ही है या और भी उसमें कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स, क्ले, सिल्ट वगैरह है। तो हम फिर क्या करेंगे, फिर अब 4.75 से छोटे वाले सारे सीव को फिर इसी तरह से एक दूसरा सेट यहाँ पे बनाएंगे, फिर इस तरह से हम लोग अलग अलग सीव लगाएंगे। तो दो तरीके से दो सेट आता है। जब भी आप मार्केट में सीव का सेट खरीदने जाएंगे तो हमेशा आपको दो पैकिंग मिलेगा, एक में आपको ये सारे बॉक्सेस होंगे और एक में ये दूसरा वाला बॉक्सेस होगा। पहला वाला 100 से शुरू होगा, 4.75 तक आएगा। दूसरा वाला जो आप लेंगे वो यहाँ पे आपको 4.75 से तो पार हो चुका है, तो दूसरा आएगा आपको यहाँ पे 2 mm का, फिर आएगा आपको 1 mm का, फिर 600 माइक्रोन का, फिर 300 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। अब मान लीजिए कि आप 4.75 से जो पास हुआ था, जो 20 ग्राम पास हुआ था, आप उसको मेज़र किए और यहाँ तक आते आते पूरा 20 ग्राम रह गया, मतलब 75 माइक्रोन वाले सीव में कुछ पहुँचा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि 150 माइक्रोन से छोटा कोई सॉइल आपके पास है ही नहीं। इसका मतलब है कि रिमेनिंग जितना भी 20 ग्राम था वो क्या निकल गया, सैंड निकल गया आपका। हो गया एनालिसिस कंप्लीट। मान लीजिए यहाँ निकलता 15 ग्राम, इस 75 वाले माइक्रोन में मिला 5 ग्राम, और रिमेनिंग जब सब कुछ छान के जो 75 माइक्रोन से छोटा मिला उसको जब हम लोग सबसे लास्ट वाले बॉक्स में कलेक्ट किए तो वो हम लोगों का निकला 10 ग्राम ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ 15 ग्राम यहाँ तक आया था, यहाँ 5 ग्राम निकला, तो 15 में से अगर 5 यहाँ निकला तो बच गया मेरे पास कितना, टोटल यहाँ 20 ग्राम था, 20 ग्राम में से ये 15 था
और 15 या ऐसे ही कर लीजिए डायरेक्टली, इतना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। 20 ग्राम में से मान लीजिए कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आकर के 15 ग्राम आपका सॉयल जो है वो आपका चला गया, यहाँ पे रुक गया, तो पास हुआ आपका कितना, मान लीजिए सिर्फ 5 ग्राम। फॉल्स वैल्यू तो ले रहे ना, कुछ भी ले सकते हैं, तो मान लीजिए आपके पास बचा 5 ग्राम। तो इस 100 ग्राम में से 80 निकला क्या, ग्रेवल, बचा 20 में से 15 निकला क्या, सैंड, और 5 क्या निकला, वो जो भी निकला वो क्ले और सिल्ट दोनों का मिक्सचर हो सकता है। ये अभी आपको पता नहीं चला क्योंकि 75 माइक्रोन से छोटा के लिए सीव एनालिसिस हम लोग करेंगे नहीं। तो 5 ग्राम जो सॉयल बचा उस 5 ग्राम में हो सकता है सिल्ट 4 हो, क्ले 1 हो सकता है सिल्ट 1 हो, क्ले 4 हो। तो अब वो चीज़ अभी सीव से नहीं पता करते हैं। सीव से पता करना है तो सिर्फ 75 माइक्रोन तक के साइज़ का ही पता करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में ये जो हम आपको ये कलेक्ट करने वाला जो डब्बा बताया, जिसमें हम लोग जैसे 4.75 ये सेट में देख रहे हैं, इस सेट में देखिए आप ये ब्लैक स्टिकर लगा हुआ, आपको ये 5 डब्बा ही दिख रहा है। नीचे छठा वाला में कोई स्टिकर नहीं लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिसीवर। रिसीवर मतलब क्या कि अभी जो 4.75 mm तक का हम लोग नापे, उससे जो छठ के बाहर निकला फिर आगे उसका इस्तेमाल करना है ना, वो लॉस नहीं होना चाहिए। एक भी सॉइल अगर लॉस हो गया 1 ग्राम भी 2 ग्राम भी, तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा ना। तो उसको बचा के रखने के लिए हम लोग ये रिसीवर का इस्तेमाल करते हैं। फिर इस रिसीवर के सॉइल को लेकर के वापस यहाँ डाल देंगे अगले वाले में, फिर वो वहाँ से छन करके निकलता चलेगा। तो हर सीव सेट के नीचे में एक रिसीवर लगा रहेगा। वो रिसीवर एक डब्बा हुआ सिंपल कि डब्बा में सॉइल जमा करेंगे। ये अलग अलग साइज के आपके सीव होते हैं। तो 2 सेट हम आपको बताए, एक सेट होगा जो ग्रेवल के लिए होगा, तो 100 mm से लेकर के 4.75 तक का होगा। एक होगा जो सैंड के लिए होगा, वो होगा 4.75 से लेकर 75 माइक्रोन तक का। तो सीव एनालिसिस किए थे हम लोग कोर्स ग्रेन पार्टिकल के लिए। कोर्स ग्रेन पार्टिकल 75 से ऊपर होता है। उस कोर्स ग्रेन के अंदर भी हम लोग कोर्स में से कितना फाइन वाला कोर्स है, कितना कोर्स वाला कोर्स है, मतलब है कि एकदम गिट्टी गिट्टी की तरह है या कुछ है जो महीन है, बालू की तरह है। तो सीव एनालिसिस के अंदर भी हम लोग 2 पार्ट कर सकते हैं। कोर्स एग्रीगेट को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सैंड में, एक ग्रेवल में। ठीक है, तो सीव एनालिसिस करने से हम लोगों को 2 चीज़ें पता चलती हैं। पहला कि सीव एनालिसिस करेंगे तो करेंगे हम लोग कोर्स ग्रेन पे। दूसरा कि जब कोर्स ग्रेन पे करेंगे तो कोर्स ग्रेन के अंदर भी हम लोग सीव एनालिसिस को 2 बार करते हैं। अब कौन सा करना है वो डिपेंड करता है कि रिजल्ट क्या निकला। अगर यहाँ रिसीवर पे 0 ग्राम निकला कोर्स ग्रेन में 4.75 वाले में, तो हम आगे वाले सीव को लगाएंगे ही क्यों, हमको तो ज़रूरत ही नहीं है ना, मेरे पास तो सॉइल ही नहीं बचा रिसीवर में। इसका मतलब है कि सब सॉइल इसी के अंदर में कहीं पे है, तो यही वाला करेंगे। अगर कुछ बच के आया तो दूसरा वाला भी करेंगे। ठीक है, अब यही चीज़ को, ये क्या है, ये पूरा एपरेटस है। अभी हम इसको इरेज कर देते हैं। ये आपका क्या है, ये पूरा सीव का एपरेटस है। सीव, ये जो आप देख रहे हैं गोल्डन वाला, ये सारा ये छलनी है जिसको सीव बोलते हैं। सबसे नीचे में क्या होता है, रिसीवर होता है। इन सारे को पैक करके अब हाथ से भी हिलाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि अगर साइज़ ज़्यादा होगा और उसमें गिरने का भी चांसेस रहता है, तो हम लोग हाथ से कोशिश करते हैं कि ना हिलाएं। हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक मशीन होता है जिसमें आपको ये शेकर होता है, इस शेकर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और ये क्या करता है, ये आपको अप एंड डाउन इसको मूव कराता है। ये सारे ये लॉकिंग सिस्टम्स आप देख रहे हैं, इसमें आप इसको रख देते हैं टोटल को, आपको यहाँ पे ऑन कर देते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। तो 10 मिनट तक ये चीज़ याद रखना है। एसएससी वगैरह में ये पूछ लेता है, आरआरबी जेई में पूछ लेगा, बीटीएससी जेई में पूछ लेगा कि ये कितने देर तक सीव एनालिसिस किया जाता है। 10 मिनट स्टैंडर्ड टाइम है इसका। 10 मिनट तक इसको शेक करते रहेंगे, ताकि क्या होगा कि जो भी पार्टिकल्स इधर उधर रेस्ट पे है वो सारे अगर कहीं से पास होने हैं तो हो जाए। तो वो 10 मिनट आइडियल टाइम माना जाता है। 10 मिनट के बाद आप इसको स्टॉप करेंगे और उसके बाद एक एक करके ये आप देखिए, इस छलनी में इतने वाले पार्टिकल्स रुक गए, इस वाले में से थोड़ा छोटा वाला रुका, इसके में थोड़ा और छोटा रुका, इसी तरह करते करते इस तरह से अलग अलग साइज़ मिल जाएगा। सारे को अलग अलग करके जमा करेंगे, सारे को वेट करेंगे और उस हिसाब से हम बता देंगे परसेंटेज में कि मेरा अगर ग्रेवल हम पूछें कि 4.75 से ऊपर वाला कितना परसेंटेज है पूरे सैंपल का, तो 100 ग्राम आप लिए थे, अगर 40 ग्राम मिला तो 40% हो गया। इसी तरह से पार्टिकल साइज जो अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक पूरे सॉइल सैंपल में से हम ये 5 टाइप का आपको सॉइल का पार्टिकल अलग अलग करके दिखा दिए, इसी को कहते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। और ऑब्वियसली जब ये इतना सारा वैल्यू आया है, टेबल में आपको रिजल्ट निकला है, तो आप उसको ग्राफ बनाएंगे ही। तो ग्राफ बनाएंगे तो वो बन जाएगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। अब आपको पता चला कि 4.75 से ऊपर वाला में आपको 20 ग्राम है, फिर नीचे पता चला कि 2 mm में आपको 10 ग्राम है। अब इसी को हम बोल दिए कि एक्स और वाई एक्सिस में प्लॉट करो, तो यहाँ पे आप सीव का साइज़ लिखेंगे, या यहाँ पे मान लीजिए आप सीव का साइज़ लिख दिए, या यहाँ पे आप लिख दिए कि कितना परसेंटेज जो है वो आपका रिटेन हुआ है, मतलब किस सीव पे कितना परसेंटेज सॉइल बचा।
तो सबसे ऊपर वाले पे अगर 20% बचा तो 20%, हर सीव पे जितना बचा उसका परसेंटेज यहाँ लिख देंगे, यहाँ सीव का साइज लिख देंगे। अब उसके बाद क्या है, 4.75 पे बचा 20 ग्राम, तो ये एक वैल्यू आया। 2 mm पे बचा 10%, तो इस तरह से परसेंटेज में बात कर लेते हैं, तो 2 mm पे आया 10%, तो ये आया। फिर किसी पे वैल्यू आएगा कुछ, इसी पे आएगा कुछ, इसी को आपस में ऐसे करके कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बन जाएगा। तो कर्व तो तब पढ़ेंगे ना जब पार्टिकल साइज करने का ये मेथड जो है हम लोग सीख लेंगे। अब इसी सारी चीज़ को थ्योरी में ढूंढिए, ये सब कुछ वही मिलेगा, सिर्फ लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी यही सब रहता है, ठीक है। कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, जो जो चीज़ हम बोले बस अब उसको याद कीजिए। सबसे पहले इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है वो सीव एनालिसिस करने कहता है, हम इंग्लिश में रीडिंग दे देते हैं फिर हिंदी में समझा देंगे। इन द इंडियन स्टैंडर्ड कोड, जो कोड का नंबर है, ये कभी भी एग्जाम में थ्योरी में याद नहीं रखिए, एसएससी जेईई किसी में भी याद मत रखिए। इसका काम सिर्फ तब आता है जब आप एक्चुअल में साइट पे काम करने जाते हैं, आपको एक रेफरेंस भूल जाते हैं कि जैसे कोई सॉइल है, उसका साइज का क्या स्टैंडर्ड आईएस कोड बोलता है, तो फिर आपको ये देखना पड़ता है। हम अभी यहाँ पे दिए हैं ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि ये आईएस कोड है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं, ये हम अपने मन से नहीं लिख के लाए। जो बुक्स में भी लिखा रहता है ना वो एक्चुअली आईएस कोड से ही उठाया जाता है, तो आईएस कोड में ये लिखा हुआ है, इतना ही। थ्योरी एग्जाम में नहीं याद हो रहा है मत याद कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। इन द इंडियन स्टैंडर्ड कोड द सीव्स आर डिजाइंड बाय द साइज ऑफ द अपर्चर इन mm। आईएस कोड कहता है कि सीव का जो साइज होगा वो अपर्चर को कहेंगे। अपर्चर किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। जैसे एक सीव का हम बना रहे हैं कि अगर ऐसा ऐसा करके बहुत सारा बना हुआ है, तो ये जो मेरा साइज है, डायगोनल को नहीं ले लेना है कि ये जो डायगोनल होगा, क्योंकि आइडियली हम लोगों को आदत होता है कि जब भी कोई चीज़ का साइज बोलते हैं वो स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप होता है तो हम लोग डायगोनल बता देते हैं कि इतने साइज का है। ये जब सीव की बात होगी तो आईएस कोड कहता है कि ये जो अपर्चर है इसके साइज की बात हो रही है, और ये हमेशा स्क्वायर ही रहेगा सीव का जो साइज है। तो अगर बात हुई है 4.75 mm की, तो ये 4.75 mm है, तो ये भी 4.75 mm है, ठीक है। The complete sieve analysis can be divided into two parts, the course analysis and fine analysis। हम लोग जो sieve analysis है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोर्स एनालिसिस, फाइन एनालिसिस। इसको कंफ्यूज वहाँ से नहीं करना है कि सर फाइन एनालिसिस के लिए तो हम लोग सेडिमेंटेशन करते हैं, ये सेडिमेंटेशन तो हम लोग करते ही हैं फाइन पार्टिकल्स के लिए। कोर्स पार्टिकल के लिए हम लोग 75 से लेकर के 80 mm तक के साइज को निकाल रहे हैं, 75 माइक्रोन से। इसको बहुत बड़ा रेंज है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। इसका जो दो पार्ट है वो है आपको कोर्स एनालिसिस, फाइन एनालिसिस। तो कोर्स में क्या आएगा, कोर्स में आएगा 80 से 4.75 तक का सवाल, और फाइन में क्या आएगा 4.75 से 75 माइक्रोन तक का। ये दोनों साइज कोर्स के ही हो गए, तो कोर्स के अंदर में हम अलग अलग कर दिए कि एक फाइन और एक कोर्स, ठीक है। अब ओवन ड्राइड सैंपल लेंगे और उसको दो फ्रैक्शन में डिवाइड इंग्लिश में पढ़ देते हैं। एंड ओवन ड्राइड सैंपल ऑफ सॉइल इज सेपरेटेड इनटू टू फ्रैक्शंस बाय सीविंग इट थ्रू ए 4.75 mm sieve. The portion retained on it is termed as the gravel fraction and is kept for coarse analysis, while the portion passing through it is subjected to fine sieve analysis. वही चीज़ को बता रहा है कि हम लोग क्या करेंगे कि एक ओवन ड्राई सैंपल लेंगे जिसमें पानी का वेट वगैरह नहीं हो, ओवन ड्राई कर देंगे तो पानी का वेट निकल गया, उसको हम लोग क्या करेंगे 4.75 वाले जो सीव है उसमें डालेंगे और उससे छान लेंगे। जो 4.75 से पास हुआ ऑब्वियसली समझ में आ गया कि वो किस में आ गया, सैंड में आ गया। जो 4.75 पे रिटेन हो गया वो किस में आ गया, ग्रेवल में आ गया। तो वही चीज़ बोल रहा है कि ग्रेवल को ही हम लोग बोल रहे हैं कोर्स एनालिसिस, और जो पास हो जा रहा है, उस सैंड हो रहा है, उसको ही हम लोग बोल रहे हैं फाइन एनालिसिस। ये हो गया इसका एक, कह सकते हैं आप 2 मार्क्स का थ्योरी, कि अगर पूछता है कि सीव एनालिसिस क्या होता है तो पहले ये कुछ लाइंस बता देने हैं और उसके बाद उसको क्या करना है, मेथड्स बता देना कि कैसे सीव एनालिसिस करते हैं। ये यहाँ से जो लिखा हुआ है ये वो सब चीज़ लिखा हुआ है। द फॉलोइंग सेट ऑफ सीव्स आर यूज फॉर कोर्स एनालिसिस। कौन कौन सा, 100, 63, 20, 10, 4.75, ये ग्रेवल वाले के लिए। द सीव्स यूज फॉर फाइन सीव एनालिसिस आर 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन, ठीक है। तो ये सारे साइजेस याद रखने हैं। एग्जाम में अगर आप थ्योरी में लिखेंगे तो ये साइजेस बताने तो पड़ेंगे ना कि सीव के अंदर कोर्स वाला कर रहे हैं तो कितना साइज का रहेगा उसमें सीव। 4.75 से लेके 80 या 100 तक का तो आपको रेंज पता है, लेकिन अंदर के सीव्स का साइज भी याद रखना पड़ता है। थ्योरी एग्जाम के लिए याद रखिए इस चीज़ को। अब कैसे करते हैं, सीविंग इज परफॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द वेरियस सीव्स वन ओवर द अदर इन द ऑर्डर ऑफ देयर मेश ओपनिंग्स, the largest aperture sieve being kept at the top and the smallest aperture sieve at the bottom। ऑब्वियस है,
जो हम आपको बताए थे कि सबसे बड़ा गैप वाला जो सीव है उसको सबसे ऊपर रखेंगे, उसमें से जो छनेगा ग्रेविटी से वो इसके नीचे वाले छोटे वाले सीव में आएगा, फिर उससे जो छन के निकला वो उससे छोटे वाले में आएगा। तो वही कह रहा है कि सीव का जो सबसे बड़ा साइज वाला सीव है उसको सबसे ऊपर रखना है और उसके बाद अकॉर्डिंगली डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसके साइज के हिसाब से रखना है। तो इसके लिए यहाँ अगर हम लोग 100 वाला सीव रखे हैं तो यहाँ पे 63 mm वाला रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 20 mm वाला रहेगा, फिर 10 mm वाला रहेगा, फिर 4.75 mm वाला रहेगा, और उसके बाद ये नीचे में क्या रहेगा, रिसीवर रहेगा। ये एक सेट हो गया मेरा सीव एनालिसिस के अंदर कोर्स वाले के लिए। फिर उसी तरह से हम लोग फिर फाइन वाले का जब करेंगे तो फाइन वाले के लिए आपका 2 mm रहेगा, 1 mm रहेगा, 600 माइक्रोन रहेगा, 300 माइक्रोन रहेगा, 150 माइक्रोन रहेगा और 75 माइक्रोन रहेगा, एक बीच में 212 भी रहेगा। इस तरह से आपको ये सारे साइजेस बन जाएंगे। तो सीव फाइन वाले में क्या होता है, ज़्यादा सीव्स होते हैं थोड़े, क्योंकि जैसे जैसे फाइन होते जाएगा तो थोड़ा क्लोज का आपको परसेंटेज चाहिए, क्योंकि दो एक mm का भी गैप अब नहीं रहेगा ना साइजेस में। अब फाइनल पार्टिकल्स में 300 माइक्रोन और 200 माइक्रोन दोनों एक दूसरे से लगभग 1.5 गुना बड़ा छोटा हो जा रहा है। तो इसीलिए फाइन में जब जाते हैं तो थोड़ा सा याद रखना है कि जो सीव का नंबर्स है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बता दिया कि जो सबसे बड़ा साइज़ का है उसको सबसे ऊपर रखिए। क्या करना है हम आपको बता दिए कि सबको अरेंज करना है एक साथ, उसके बाद उसको एक शेकर में लगा देना है। ये देखिए शेकर यहाँ नाम बताया हुआ है। शेकर में सबसे नीचे वाला जो ये बॉटम जो लगा रहेगा कंटेनर, इसको रिसीवर बोलते हैं, बाकी सारे सीव होते हैं। पूरा सब सीव एक साथ नहीं होता है, नहीं तो सबसे नीचे वाले में जो सीव रहेगा उससे तो सारा बालू और जितना भी पार्टिकल वो सब तो यहाँ गिर जाएगा ना, इसलिए सबसे नीचे में कंटेनर लगा देते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ को आपको यहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। द रिसीवर इज केप्ट एट द बॉटम एंड ए कवर इज केप्ट एट द टॉप। सबसे टॉप में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कवर लगा दे रहे हैं ताकि पार्टिकल्स जब उसको शेक हो 10 मिनट तो पार्टिकल्स यहाँ से इस तरह से बाहर की तरफ गिरने नहीं लगे। ठीक है, द रिसीवर इज केप्ट एट द बॉटम एंड ए कवर इज केप्ट एट द टॉप ऑफ द होल असेंबली। The soil sample is put on the top sieve and the whole assembly is fitted on a sieve shaking machine. The amount of shaking depends upon the shape and the number of particles. डिपेंड करता है कि इसको कितने देर शेक करना है, ये अमाउंट पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। टॉप में हम लोग एक कवर लगा देंगे, बॉटम में रिसीवर रख देंगे और इसको सीव शेकर मशीन में लगा करके शेक करेंगे। यही पूरा चीज़ यहाँ से यहाँ तक में लिखा हुआ है। एटलीस्ट 10 मिनट्स, कम से कम अगर पार्टिकल्स 100 ग्राम भी आप ले रहे हैं, 50 ग्राम भी ले रहे हैं, तो भी 10 मिनट तो कम से कम शेक करना है। बहुत ले लेंगे 5 किलो 10 किलो ले लेंगे तो वो भले आप उसको ज़्यादा देर तक कर लीजिए। अगर आपका सीव का साइज़ में उतना अलाउ होता है, आप उतना भर पाते हैं कि आप यहाँ तक पूरे सॉइल को भर दिए और वो 8 किलो हो रहा है, तो फिर आप 8 किलो का एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन उसमें एटलीस्ट 10 मिनट तो शेक करना ही पड़ेगा। बाकी वो तो डिपेंड करेगा कि आपको कितना देर और लगता है। आप 10 मिनट करके देखिए, आप कंटेनर को खोलिए, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी नहीं हुआ है, आप फिर 5 मिनट के लिए लगा दीजिए, फिर 3 मिनट के लिए लगा दीजिए। वो आप अपने हिसाब से इंजीनियर हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी देर ज़रूरत है, लेकिन 10 मिनट से कम शेक नहीं करना है। तो 10 मिनट क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछ सकता है। एटलीस्ट 10 मिनट्स ऑफ शेकिंग इज डिजायरेबल फॉर सॉइल्स विथ स्मॉल पार्टिकल्स। जिसमें भी आपको स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसमें आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स तो डिजायर्ड होता है, ताकि वो सब आपस में इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग अगर किसी के बीच में हो भी रहा है तो वो टूट करके वो सारे सीव्स के थ्रू पास हो जाए। बड़े वाले गैप्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, आराम से पास हो जाता है। जब आपका सीव छोटा होता चला जाता है, जब आपको बिल्कुल आटा की तरह से, बालू की तरह से सॉइल हो जाता है, अब उसमें भी सिल्ट और क्ले अलग अलग छांटना है, अलग अलग सेपरेट करना है, तो ज़्यादा देर तक शेक करने से क्या होगा कि जिनको पास होना है वो हो ही जाएंगे और जिनको नहीं होना है वो नहीं होंगे। इसका मतलब वो साइज़ बड़े हैं उसके। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द सॉइल सैंपल रिटेन्ड ऑन ईच सीव इज वेट। हर एक सीव पे जो सॉइल बच रहा है, रिटेन मतलब कि जो इस पे रह जा रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो इसका वेट निकालेंगे W1, फिर इसका वेट निकालेंगे W2, फिर इस पे भी जो बच जा रहा है उसका वेट निकालेंगे W3। जो पास हो रहा है वो तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ना, टोटल वेट में से जितना रिमेनिंग है उतना माइनस कर देंगे तो कितना पास हुआ है पता चल जाएगा। मान लीजिए आपको टोटल आप 1 kg का सॉइल यूज़ कर रहे थे, आपको यहाँ बोल दिया कि W1 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम है और ये भी 100 ग्राम है। अब आपको बोला कि इससे छोटा कितना सॉइल बचा, तो ये 300 यहाँ रह गया है, तो रिमेनिंग 700 ग्राम ही तो पास हुआ होगा ना। तो ऐसे करके हम लोग परसेंटेज फाइनल निकाल लेते हैं कि कितना परसेंटेज फाइनल सॉइल है। तो परसेंटेज रिटेन्ड क्या हुआ, तो अब बोलेगा कि कोई कितना परसेंटेज अभी तक आप रिटेन कर सके हैं। तो अभी तक ये 3 में पूछ रहा है तो हम लोग 30% रिटेन किए हैं, क्योंकि 1 kg सॉइल था, 300 ग्राम यहाँ अवेलेबल है, 700 पास हो चुका है। तो इसी 100 ग्राम 1 kg सैंपल का परसेंटेज
रिटेन्ड ये कितना है 30%, तो परसेंटेज फाइनल कितना होगा, ऑब्वियसली 70%। तो आगे जब भी आप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखेंगे तो परसेंटेज फाइनल का आप टेबल देखेंगे। तो क्या करता है ना, वो कैलकुलेशन को अब लंबा करवा दिया आपसे। पहले आप निकाले कि हर एक का, जैसे आप यहाँ निकाले वेट, द पोर्शन ऑफ द सॉइल सैंपल रिटेन्ड ऑन ईच सीव इज वेट। अब आप सारे सीव पे जो सॉइल आ रहा है उसको आप वेट कर रहे हैं, तो सारे का वेट निकाले तो सारे का परसेंटेज रिटेन्ड मिल गया कि इस वाला सीव ये कितना रिटेन कर सका, ये कितना रिटेन कर सका। अब इसी को उल्टा कर दिए कि अब आप परसेंटेज फाइनल निकाल लिए माइनस करके 100 में से, 100% में से। अब जो बच गया वो परसेंटेज फाइनल हुआ। उसको आप यूज़ करते हैं वाई एक्सिस में जब आप ग्राफ बनाएंगे। अब एक्स एक्सिस में क्या यूज़ होगा, तो ऑब्वियसली आपको सीव का साइज यूज़ होगा। तो ये परसेंटेज फाइनल निकालने के लिए परसेंटेज रिटेन्ड पहले कैलकुलेट करना ज़रूरी है, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। द परसेंटेज ऑफ सॉइल रिटेन्ड ऑन ईच सीव इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मास ऑफ द सॉइल सैंपल टेकन एंड फ्रॉम दीज रिजल्ट्स परसेंटेज पासिंग थ्रू ईच सीव इज कैलकुलेटेड। जो हम आपको बताएं कि पहले तो आप परसेंटेज रिटेन निकाले, जितना सॉइल सैंपल लिए, मान लीजिए 1 kg लिए हैं, उसके हिसाब से आप 100 ग्राम हुआ है तो 100 ग्राम बाई 1 kg 10%, 200 ग्राम हुआ है तो 200 ग्राम बाई 1 kg 20%, इस तरह से करके निकाले। अब फिर कह रहा है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज पासिंग निकाल लेते हैं, जिसको परसेंटेज फाइनल बोल रहे हैं, कि कितना परसेंटेज उस जगह पे से पास हुआ है। तो जो रिमेनिंग रह गया 100% में से वो पास हुआ है, वो चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है। It is advisable to watch the soil portion passing through 4.75 mm sieve over 75 micron sieve so that silt and clay particles sticking to the sand particles may be dislodged। अब ये क्या कह रहा है, सबसे पहले आप क्या किए थे, ओवन ड्राई सैंपल लिए थे और ओवन ड्राई सैंपल को आप 100 mm के सीव से पास करना शुरू कराते कराते आप जब कोर्स वाला कर रहे थे तो 4.75 mm से पास करा दिए। मान लीजिए 50% पास हो गया, 50% रह गया, तो जो रह गया वो तो ग्रेवल हो गया। जो अब पास होकर के आया, अब वो क्या हुआ कि अब वो आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि आपको ये 4.75 से 2 mm 1 mm इस तरह से अब आप आगे इसको फिर से सीव एनालिसिस करेंगे। लेकिन वो करने से पहले ये कह रहा है कि जैसे ही जो 4.75 mm से पास हुआ, उन सारे को क्या करना है कि एक साथ एक सीव में जमा कर लेना है और उसको धोते रहना है इस तरह से, जैसे 75 माइक्रोन का सीव ले लेना है सबसे छोटा वाला, और उसमें क्या करना है, पहले पूरे पार्टिकल्स को धो देना है। धो देने से क्या होगा कि जो भी जो आपके बड़ा जैसे पार्टिकल्स हैं 4.75 से पार हुआ, लेकिन 4.5 mm वाला, 4.2 mm वाला, 4.3 mm वाला, ये सब का जो साइज़ है, इन सब में क्या है कि थोड़ा सा तो आपका इस तरह से कुछ ना कुछ सिल्ट, क्ले, ये सब तो लगा हुआ हो सकता है ना। तो ये जो लगा हुआ हो सकता है, तो इसको अब कहीं इसके वजह से फाइनल वाले में आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। कोर्सर वाले में तो कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे वेट इनका इतना कम होता था कि वो 4.75 mm से बड़े वाले जो आप सीव एनालिसिस किए उसमें इसका कोई चर्चा नहीं हुआ। लेकिन अब आप 4.75 से जाएंगे आप नीचे 75 माइक्रोन तक। अब यहाँ पे ये जो सिल्ट है, ये सारे का वेट और इसका जो पासिंग है उसमें आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेगा। फिर एनालिसिस आपका गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि सिल्ट और क्ले के लिए करना है आपको क्या, हाइड्रोमीटर एनालिसिस, जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है। आपको ये सीविंग तो करना नहीं है उसके लिए, तो आप क्या कीजिए 75 mm वाला छलनी लीजिए, उस पर सारे ये जो 4.75 से पार्टिकल पास हुए हैं इन सारे को वहाँ जमा कर लीजिए, इसको पानी से धो दीजिए। अच्छी तरीके से पानी से धोइए, इतनी देर तक धोइए कि आपका जो पानी छलनी से बाहर आ रहा है वो अब आपका क्लीन वाटर ही बाहर आने लग जाए। इसका मतलब है कि जिनको धुलना था वो सारे धुल गए। जो फाइन सिल्ट और क्ले हैं वो तो 75 माइक्रोन वाले सीव से तो आराम से निकल जाएंगे ना बाहर, तो वो सब धुल करके बाहर निकल जाएंगे। अब जो 75 mm से बड़े वाले आपके पास रह गए, अब वो गीला है, उसको फिर से सुखा दीजिए ओवन में जा करके, ताकि वेट में इश्यू नहीं हो। अब सुखा दिए, अब वापस से सीव एनालिसिस शुरू कीजिए। फिर से सीव एनालिसिस में इसी तरह से सीव लगाइए, सबसे नीचे में रिसीवर रखिए, सबसे ऊपर में रखिए 2 mm वाला, क्योंकि 4.75 से तो पार हो गया है। फिर 2 mm, फिर 1 mm, फिर 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, ऐसे करते करते 75 माइक्रोन तक का सीव लगाइए। फिर से सेम प्रोसेस कीजिए, सेम चीज़, आप सबका वेट जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद उसको परसेंटेज फाइनल जो है वो 100% में से जितना यहाँ पे रिटेन हुआ है वो माइनस कर दीजिए, वो रिमेनिंग आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा, वो परसेंटेज पासिंग हो जाएगा, जिसको परसेंटेज फाइनल बोलते हैं। बुक्स में देखिएगा तो परसेंटेज फाइनल वर्ड देखने को मिलेगा, वही हुआ परसेंटेज पासिंग। अब ये धोने के लिए जो पानी आप यूज़ करेंगे, अब एक एक्स्ट्रा चीज़ याद रखिए, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, अब बाकी तो आप थ्योरी में लिखेंगे तो थ्योरी का थोड़ा वेट बढ़ता है। हेक्सामेटाफॉस्फेट ये एक लिक्विड है,
सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ये आपको यूज़ करना है, पानी में मिला देना है। कितना? 2 ग्राम मिलाना है 1 लीटर पानी में, बहुत ही कम मात्रा में। ये मिला करके फिर धोना है। इससे क्या होता है कि जो सॉइल के ऊपर पार्टिकल्स जो यहाँ पे इस तरह से लगे हुए हैं, कई बार वो पानी से नहीं भी छूटते हैं। जैसे होता है नॉर्मल दाग जो कपड़ों में है, जो पानी से सिर्फ नहीं जाता है, तो आप सर्फ का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि वो छोटे छोटे गैप्स में भी चला जाए, वाटर का सरफेस टेंशन को वहाँ पे वो वीक कर देता है। तो वीक कर देता है तो क्या होता है कि जो कपड़ों के साथ जो अटैचमेंट होता है पानी का, वो नहीं रहेगा, तो सारे दाग जो है वो निकल जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे करने के लिए वो कह रहा है कि सर्फ का नहीं इस्तेमाल करना है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इस्तेमाल करना है। 2 ग्राम मिला देना है 1 लीटर पानी में, और फिर उस पानी से धोना है आपके सारे एग्रीगेट्स को। तो ये जितने भी आपके ये पाप हैं ये धुल जाएंगे उसमें, ठीक है। अब जो आप एनालिसिस किए वो 2 mm, 1 mm, 600, 425 इस तरह से आप सील लगा करके एनालिसिस किए, सारे को आप नोट डाउन कर लिए, और नोट डाउन करने के बाद आप परसेंटेज फाइनर जो है वो निकाल लिए, ठीक है। द पोर्शन पासिंग 75 माइक्रोन सीव इज ऑल्सो ड्राइड सेपरेटली। जो सबसे लास्ट में 75 माइक्रोन से भी जो पास हो गया, पता तो चल गया कि वो सिल्ट या क्ले में से कुछ निकलेगा, तो क्या करो कि उसको भी अलग से ड्राई कर लो, क्योंकि अब ड्राई वेट का ही तो सारा कैलकुलेशन रहेगा ना। एंड इट्स मास डिटरमाइन टू गेट परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन साइज। पता चल जाएगा कि लास्ट में हम लोगों का कितना परसेंटेज फाइनर जो है 75 से भी बाहर निकल गया, ताकि अगर हम लोगों को अगर एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल में अगर पूरा कैलकुलेशन करने के बाद अगर एक लाइन में सिर्फ क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट इज द परसेंटेज फाइनर ऑफ सिल्ट एंड क्ले, या डायरेक्टली पूछ देगा कि व्हाट इज द मास ऑफ सिल्ट एंड क्ले, या परसेंटेज में पूछ लेगा कि मास कितना है सिल्ट और क्ले का। तो सिल्ट और क्ले मान लीजिए 2% भी अगर आपके 75 माइक्रोन से पास होकर के बच गए, 1000 ग्राम का आप 1 kg का सॉइल वेट किए और पता चला 20 ग्राम उसमें से सिर्फ सिल्ट निकला या क्ले निकला, तो वो 20 ग्राम आपको डायरेक्टली नहीं पता चला। आपको उसके लिए पहले पूरा 98 ग्राम जो है आपका, 98% जो है आपका, वो 98% तो आप यहाँ से पहले कैलकुलेट करके निकाले, फिर उसको माइनस किए, माइनस करके आप बताए कि जो अब 2% बच रहा है वो या तो सिल्ट है या क्ले है। वो आंसर निकलेगा पहले ये 98% का पूरा स्टेप दिखाने में। तो सॉइल उठाए, स्टार्ट किए 100 mm से उसको छानना, और वहाँ से छानते छानते उसको 4.75 से पास कराए, फिर 4.75 के बाद 75 माइक्रोन तक लाए। अगर कुछ भी पास नहीं होता तो कह देते कि इसमें हम लोगों का कोई सिल्ट और क्ले नहीं है। अगर कुछ भी पास हुआ तो उसका परसेंटेज बनाना है टोटल वेट से। अगर 2 ग्राम पास हुआ तो 2 ग्राम बटा 1000 ग्राम जो 1 kg था, तो वो जो भी परसेंट निकलेगा 0.1%, 0.2%, वो बताना है कि इतना ही हम लोगों का सिर्फ क्ले था। वो करने के लिए ये पूरा स्टेप है। आगे आपका एक न्यूमेरिकल भी आएगा, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसका न्यूमेरिकल आता है एग्जाम्स में। वो न्यूमेरिकल में बहुत सारा आप टेबल देखेंगे, उसमें वैल्यू देखेंगे, वो कुछ नहीं है, वो यही जो हम आपको आज बताए हैं ना, बस इसी वाले थ्योरी को दोबारा आके सुन लीजिएगा। यही इसी में वो सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। और जब टेबल बनाना शुरू करेंगे, जब हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, तो आप देखिएगा कि वो सारी चीज़ें जो हम यहाँ बताए थे वही स्टेप फॉलो किया जा रहा है, और लास्ट में सवाल में जो पूछा है वो बता देंगे। अगर पूछा है कि टोटल बताओ कि सैंड का वेट कितना है, तो 4.75 से 75 माइक्रोन तक के बीच का जितना भी मेरा वेट था, उस वेट को हम लोग मेज़र करके परसेंटेज में बता देंगे 1 kg के परसेंटेज से कि कितना हम लोगों का टोटल वेट है। तो ये जो अलग अलग जो आप कर रहे हैं ना, टुकड़ा बाई टुकड़ा, यही है आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाद में इसी का हम लोग ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो हम लोगों को पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में 2 मेथड है, एक सेडिमेंटेशन, एक सीव। हम लोगों को सिर्फ सीव पढ़ना है। सेडिमेंटेशन डिफिकल्ट है, आपके लिए आएगा भी नहीं डिप्लोमा लेवल पे। उससे फिलहाल एक ही सवाल पूछा जा सकता है कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो वो स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है। स्टोक्स लॉ छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, जो सस्पेंशन में रहते हैं, उसके बारे में ज़्यादा आपको फोकस करता है, तो इसीलिए ये स्टोक्स लॉ पे फॉलो करता है। बस इतना ही पूछेगा, इसके आगे और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। ये हो गया। इफ द पोर्शन पासिंग 75 माइक्रोन साइज इज सब्सटेंशियल, वेट एनालिसिस इज डन फॉर फर्दर सब डिवीजन ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए कि आप ये 75 माइक्रोन से पास होने वाला 10% सॉइल बचा, मतलब 1 kg में 100 ग्राम जो है आपका, वो आप बोले कि सर मेरा 75 माइक्रोन से पार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब 100 ग्राम इंपॉर्टेंट हुआ, 10% हो गया। तो 10% के अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, वही हाइड्रोमीटर एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे कि अब इसके अंदर में अगर पूछा जाए कि सिल्ट कितना है, तब बताएंगे कि 100 ग्राम में से 80 ग्राम सिल्ट है, 20 ग्राम क्ले है, तो वो वाला मेथड आ जाएगा सेडिमेंटेशन एनालिसिस। मतलब यहाँ तक का जो स्टेप था आपका, ये पूरा क्या था आपका, सीव एनालिसिस था। इसमें दोनों फाइन और कोर्स दोनों इसी में कंबाइंड आपका था।
इसको अलग अलग नहीं पढ़ते हैं कि सीव एनालिसिस के अंदर भी कोर्स वाला को अलग पढ़े, फाइन वाले को अलग पढ़े, नहीं, एक साथ ही पढ़ते हैं। एग्जाम में अगर पूछता है कि एक्सप्लेन कीजिए सीव एनालिसिस को, तो जब बोला है एक्सप्लेन कीजिए और 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में पूछा है, तो समझ जाइए कि आपको ये सब कुछ चाह रहा है इसके बारे में। ऑब्वियसली एक पूरा थ्योरी सीव का ही सिर्फ पूछ रहा है, तो बताइए कि पहले सीव एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद बताइए कि कोर्स वाला कैसे किए, और फिर बताइए कि फाइन वाला कैसे किए, किस लिक्विड से उसको धोए, कौन से mm का सीव साइज था, और फिर लास्ट में हम लोगों को रिजल्ट क्या निकला वो ये बताइए कि हम लोग ये जो इतना सारा मेथड किए सीव एनालिसिस का, उससे हासिल क्या हुआ हम लोगों को। अब गेट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। SSC जेई का जो एग्ज़ाम है या RRB जेई BTSC जेई जो है, उसमें इस सीव एनालिसिस से एक क्वेश्चन आ सकता है, जो हम आगे अभी जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम बनाते हैं, इससे हमको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलता है। आज के लेक्चर में नहीं बताएंगे, अब आज का लेंदी हो जाएगा। आज हम लोग का तो डिस्कशन यहाँ तक सिर्फ हुआ सीव एनालिसिस तक का। अब सीव एनालिसिस बना के हम आपको बताएं ना कि हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व बनाएंगे, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग कुछ वैल्यूज रखेंगे। ये हम लोगों का होगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसी को पार्टिकल को ग्रेन भी बोलते हैं, तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी लोग बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये कैसे बना, इसमें हम लोगों का जैसे ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस यहाँ से यहाँ हुआ, ये सारा चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। ये परसेंटेज पासिंग, परसेंटेज रिटेन्ड, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये अगले क्लास में करेंगे। इसमें से आपको पूछ लेगा ये वेल ग्रेडेड, यूनिफॉर्म सॉइल और गैप ग्रेडेड, इनके बारे में पूछ लेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब आज कोर्स लिए हैं तो अब इसी में सारे नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे कहीं भी 6th सेमेस्टर से जब आप स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे पढ़ना, तो उस समय फिर आपको ये इंपॉर्टेंट होगा। अब क्योंकि 6 मंथ का कोर्स का वैलिडिटी रहता है, तो आप मान लीजिए 6 to 8 मंथ्स भी अगर आपके पास वैलिडिटी रहा, आप अभी 3rd सेम के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये हार्डली 6 महीने 8 महीने के बाद आपको ये कोर्स खत्म हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसमें से उठा लेना है, आपको अपने सारे नोट्स इंपॉर्टेंट अपने डायरी में, कॉपी में, जहाँ भी आप जो नोट्स बना रहे हैं, आप उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बता रहे हैं उसको साइड में इस तरह से क्लाउड बना करके नोट कर लीजिए। यहाँ पे आप नोट्स लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे नोट्स को लिखिए। जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं जो अभी फ़िलहाल आपके काम का नहीं है, आप उसको यहाँ पे क्लाउड बना करके रख सकते हैं। एटलीस्ट बाद में क्या होगा कि जब आप इस नोट्स को देखने जाएंगे तो आपको उस समय तो ये काम आने वाला है, अभी नहीं आने वाला है इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। तो सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ हम आपको आपका वैल्यू फॉर मनी दिलवाना चाह रहे हैं कि जो अब आप एक कोर्स पढ़ते हैं तो पढ़ना तो है ही ये जो पास करने के लिए है। 1-2 लेक्चर्स कुछ एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा हर टॉपिक में कुछ बता दे रहे हैं ताकि क्लैरिटी मिल जाए टॉपिक का। और आगे जब आप कहीं पढ़ने जाएंगे, हो सकता है वहाँ पे आपको दोबारा से फिर से पढ़ना पड़े, आप शायद भूल जाएंगे अभी से 2 साल के बाद, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब आपको आसान लगने लगेगा, क्योंकि आप पहले से ही कहीं पे कुछ पढ़े हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कशन किए सीव एनालिसिस के ऊपर। हम लोगों को पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाने के लिए हम लोगों को सीव एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सीव एनालिसिस में हम लोग सॉयल और सैंड और ग्रेवल, ये दोनों के लिए हम लोग सीव एनालिसिस कर लिए। अब इससे हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वाले क्लास में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उसमें क्या होता है, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड, ये सारी चीज़ें समझाएंगे। फिर हम लोगों का ये यूनिट नंबर 2 जो होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स आएगा, एक बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, कुछ तो स्टार्टिंग में हम आपको करा दिए थे, जो आपको जो प्रॉपर्टीज़ वाले, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाले थे। कुछ इंडेक्स प्रॉपर्टीज से रिलेटेड वाला भी न्यूमेरिकल करा देंगे। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का एक न्यूमेरिकल ही आता है, वही काफ़ी है, इसमें और कोई टाइप नहीं होता है, एक ही टाइप है, बस टेबल बनेगा। टेबल कैसे बनेगा वही चीज़ समझाना है आपको, वो आप न्यूमेरिकल वाला पार्ट देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग यूनिट नंबर 3 में जाएंगे, वहाँ से हम लोग परमिएबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज के इस क्लास में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।